जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सेंटर फॉर एम्बिशन की इस ऑनलाइन क्लास में। और इस करंट अफेयर सेशन में आज हम लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इंडियाज़ हेल्थ रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ, बिल्कुल। लास्ट फ्राइडे को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है जिसका नाम है NFHS6। और ये जो रिपोर्ट है अपने आप में प्रीलिम्स के लिए और इवन मेंस में भी आंसर राइटिंग में हमें इसको कोट करना होगा जब भी हेल्थ पैरामीटर्स के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो पूरा सेशन होगा इसमें हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस के लिए हम लोग इसमें डिस्कवर करेंगे। और आइए चलते हैं सीधे रिपोर्ट की तरफ और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हम इसे सॉल्व करेंगे और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं हमें जो इसमें डिकोड करने हैं। तो इंडिया का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं NFHS6। और आइए देखते हैं पहले उस रिपोर्ट को जो द हिंदू का सोर्स जो है द हिंदू है, वहां पर ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है। सो हेडिंग है 90% ऑफ इंडियन बेबीज आर बॉर्न इन हॉस्पिटल, ये हेडिंग दी हुई है। और जो रिपोर्ट है उसका नाम है NFHS6। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, हम लोग इस रिपोर्ट के माध्यम से, इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के बनते हैं उनको समझेंगे, सारे कीवर्ड्स को डिकोड करेंगे, सारे पैरामीटर्स को कॉन्सेप्चुअली समझेंगे और मेंस के लिए इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के लिए मैं इसको रीड कर देता हूँ एक एक करके, छोटे से जो पॉइंट्स हैं, और उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है। सो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस पूरी वीडियो में, इस पूरे जो आर्टिकल नोट है, इसमें सबसे पहला जो फोकस किया गया है वो है मैटरनल, एंड चाइल्ड हेल्थ पर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पर। तो हमें इसको डिकोड करना पड़ेगा, इसके क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ डिस्कस हुए हैं। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। तो मैटरनल का मतलब है जो माँ है, माता की बात हो रही है यहाँ पे। अब वो गर्भधारण वाली माँ भी हो सकती है, गर्भावस्था वाले फेज में, या आफ्टर डिलीवरी की जो हेल्थ है उसको, जो है पोस्ट जो नेटल है उसकी बात भी हो सकती है। इवन साथ ही साथ जो बच्चा शिशु है उसका स्वास्थ्य। और शिशु कौन सा, यहाँ पर जब हम चाइल्ड हेल्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जब चाइल्ड हेल्थ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग चाइल्ड की बात कर रहे हैं, तो यह 0 से 5 साल जो आयु है उसकी बात यहाँ पर हो रही है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो पहला जो थीम है इस पूरे न्यूज आर्टिकल का वो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। आइए चलते हैं आगे, उसमें क्या क्या पैरामीटर्स बनाए हैं एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें बोल रहा है कि विद इंप्रूवमेंट इन वैक्सीनेशन, टीकाकरण में इंप्रूवमेंट हुआ, एंड हॉस्पिटल बर्थ। तो यहाँ पर माँ के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ बताया गया है, माँ के स्वास्थ्य से यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताया गया है वो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, वो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, वो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इंस्टीट्यूशनल मतलब, बर्थ का मतलब ये है कि ये जो जन्म है ये प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत हो रहे हैं। और ये फिर किसके लिए बहुत अच्छा है, ये माँ के लिए भी बहुत अच्छा है और शिशु के लिए बहुत अच्छा है। पर मैटरनल जो मॉर्टिलिटी रेट है वो इससे कम होगा। तो यही हमारी हेडिंग है। अगर आप ध्यान से हेडिंग को देखें तो हेडिंग में यही कॉन्सेप्ट डिकोड किया है कि आज भारत में 90% बच्चों का जन्म कहां पर हो रहा है, हॉस्पिटल्स में हो रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको ये एग्जैक्ट फिगर रटने की जरूरत नहीं, पर ये फिगर ऑलरेडी बड़ी इजी है। 90% जो हमारे यहाँ डिलीवरीज हो रही हैं आज की डेट में, उनमें से जो टोटल हो रही है उनमें से 90% कहाँ हो रही है, हॉस्पिटल में हो रही हैं। और ये जो फिगर है इसका कंपैरिजन देखिए यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है। इट शोड दैट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, देखिए वर्ड आपको क्या याद रखना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल बर्थ, मतलब जो संस्थानों में हो रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस में हो रहे हैं, या जो हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, मैटरनिटी वार्ड्स में हो रहे हैं, उनके यहाँ पर जन्म की बात हो रही है, ठीक है। सो ये जो संख्या थी ये 88.6% थी पिछले NFHS में, जो अब बढ़ के 90.6 हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं आप लोगों के लिए मेंस के लिए यहाँ पर नोट कर देता हूँ। जो पिछला सर्वे था उसमें 88.6% इंस्टीट्यूशनल बर्थ थे, जो अब बढ़ के 90.6% हो चुके हैं, अब इंक्रीज होके 90.6% हो चुके हैं। ये बड़ी ही विशेष बात है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है। ये मेंस का, प्रीलिम्स में हार्डली मुश्किल ही है ये कॉन्सेप्ट, पर मेंस के लिए आप इसे आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूशनल बर्थ में हमारे इंप्रूवमेंट हुआ है। अच्छा, रिपोर्ट के इस पार्ट में पहले हम लोग अच्छी अच्छी बातों पर फोकस कर लेंगे, ठीक है, कौन से इंप्रूवमेंट हुए हैं, फिर हम बात करेंगे कहाँ कहाँ पर हमारे देश में कमियां हैं, और फिर कुछ कमियों में हम लोग एग्जैक्ट कुछ जो प्रिसाइज प्रॉब्लम्स हैं उनको देखेंगे, और फिर ओवरऑल इस पूरे कॉन्सेप्ट, इस पूरे सर्वे में क्या छुपी हुई बातें हैं उन पर हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ जो यहाँ लिखा है। ये तो हो गई मैटरनल हेल्थ की बात।
उसके बाद नेक्स्ट यहाँ लिखा है देयर इज अ ड्रॉप इन स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 विच वॉज कंडक्टेड इन 2023 एंड 24। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आइए समझते हैं इन सब चीजों का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार जरा देख लेते हैं। तो पहली बात तो दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है कि ये कौन सा फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। और ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये इसका छठा संस्करण है, 6th एडिशन है, ये 6th वाला हमने करवाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब इससे पहले कितने और हो चुके होंगे, 5 हो चुके होंगे, जिनके बारे में भी मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, ये जो छठवां हमने राउंड किया है ये कौन से ईयर का हो रहा है, ये 2023 और 24 में सर्वे हुआ है। सीधा क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। जो NFHS 6 है ये कब हुआ है, ये सर्वे 2023-24 में हुआ है। ये रिलीज 26 में हुई है रिपोर्ट, पर ये सर्वे कब करवाया गया था, ये 23-24 में करवाया गया था। यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है 2023 एंड 24 में हुआ है। अब यहाँ आपको सीखना क्या है ये ध्यान रखिएगा। पोस्ट कोविड के बाद सबसे पहला सर्वे है ये, फर्स्ट पोस्ट कोविड सर्वे है, फर्स्ट पोस्ट कोविड सर्वे है। कोविड के बाद, कोविड-19 जो पेंडेमिक आई थी उसके बाद भारत में हेल्थ को लेके किया जाने वाला ये सबसे पहला सर्वे है जिसका नाम है NFHS 6, ठीक है। ये दो बातें हो गई कि माँ के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट कैसे देखने को मिला है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज में 2% की बढ़ोतरी हुई है, 88 से 90% हो गया है। और दूसरी बात है कि ये जो संस्करण है ये छठा संस्करण है जो 2023 से 24 के बीच में कराया गया है, यानी कि पोस्ट कोविड किया जाने वाला सबसे पहला हेल्थ सर्वे है। अब इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स और पैरामीटर्स की बात हुई है, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, और वही यहाँ पर डिटेल में नीचे लिखा हुआ है। तो पहले मैं एक बार आप लोगों को ये पैराग्राफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एस्पेक्ट हैं, उनको डिस्कस कर देता हूँ, फिर हम इनको अलग से नोट करके डिस्कस करेंगे। दिस सर्वे वॉज फर्स्ट टू बी कंडक्टेड आफ्टर कोविड के बाद, कोविड-19 के बाद कंडक्ट किया जाने वाला ये पहला सर्वे है, यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हेल्थ इंडिकेटर्स पर हमने एक काम किया है आफ्टर कोविड के बाद, ये सारी चीजें हमने डिस्कवर करी हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स लिखे हैं, स्टंटिंग, फिर लिखा हुआ है वेस्टिंग, और फिर लिखा हुआ है अंडरवेट। स्टंटिंग, वेस्टिंग एंड अंडरवेट। अब ये प्रीलिम्स के लिए सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, इन तीनों पैरामीटर से आप क्या समझते हैं, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, इनसे आप क्या समझते हैं। तो चलिए इनको अलग से डिकोड कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, और फिर एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने बताया था कि इस पूरे NFHS का जो केंद्र रहेगा वो रहेगा मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। किसकी बात होगी, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो मैटरनल हेल्थ की बात तो हो गई, इंस्टीट्यूशनल बर्थ इंप्रूव हो रहे हैं। चाइल्ड हेल्थ में बच्चे के स्वास्थ्य में, शिशु के स्वास्थ्य में क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा। यहां पर 0 से 5 इयर्स की बात हो रही है, जो बच्चे की एज है वो 0 से 5 साल तक के बच्चे की यहाँ बात हो रही है इस सर्वे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि यहाँ पर 3 पैरामीटर्स डिस्कस हुए हैं, एक है स्टंटिंग, एक है वेस्टिंग, और एक है अंडरवेट। ये 3 पैरामीटर्स पर यहाँ पर चाइल्ड हेल्थ की बात की जा रही है। ये 3 पैरामीटर्स पे यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ की बात की जा रही है। देखिए, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, ठीक है। और कमाल की बात क्या है, इन तीनों ही पैरामीटर्स में गिरावट देखी गई है, जो अच्छी बात है। देखिए, कुछ पैरामीटर इंप्रूव होने चाहिए, कुछ पैरामीटर में कमी आनी चाहिए। तो ये सारे नेगेटिव पैरामीटर हैं जिनमें कमी आनी चाहिए, ये है क्या वो भी बात करेंगे। पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज एक पॉजिटिव पैरामीटर है, इसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए, और आया भी है 2% का। अब इनके साथ जो परसेंटेज में डिक्लाइन हुआ है वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है कि जो स्टंटिंग है वो 35.5% से गिर के अब इस वाले राउंड में 29.3% हो गई है। बिल्कुल मत रटिएगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे होंगे स्टंटिंग जो है इस पीरियड में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ब्लू वाली लाइन बड़ी है, मतलब पिछले सर्वे में ज्यादा थी, अब ये कम हो गई है। इसी तरह से वेस्टिंग भी रिड्यूस हुई है 7.7 से 5.2, सिवियर वेस्टिंग 7.7 से 5.2, ये भी कम हुआ है। और अंडरवेट की जो कैटेगरी थी वो भी रिड्यूस हुई है 32.1 से 31.8, 32.1 से 31.8।
देखिए सीधी बात ये है, सिंपल और साधारण बात ये है कि आपको इनमें से किसी का भी परसेंटेज याद नहीं करना है, लेकिन ये तीनों पैरामीटर हमें बहुत अच्छे समझने हैं। स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ये हमें तीनों बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं अगले पार्ट पर कि और कौन सी बातें यहाँ पर बताई गई हैं, तो हम इसको अभी डिकोड करेंगे और फिर आगे रिपोर्ट में आइए देखते हैं क्या लिखा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। द सर्वे फ्लैग्ड इंक्रीज इन एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। देखो यहां तक तो रिपोर्ट बात कर रही है अच्छी अच्छी चीजों की, कि कौन कौन सी चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट देखा गया है, कौन सी चीजों में हमने स्वास्थ्य के काम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे माँ के स्वास्थ्य से रिलेटेड हमने बात करी है कि जो मैटरनल हेल्थ है उसमें इंप्रूवमेंट कैसे देखा गया है कि जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं वो इंप्रूव हो गई हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हमारी इंप्रूव हो गई हैं। साथ ही साथ हमने जब चाइल्ड की बात करी है तो स्टंटिंग कम हुई है, वेस्टिंग कम हुई है और अंडरवेट बच्चों की भी कैटेगरी अब कम हो गई है, ये भी हमने क्लियरली बात कर ली है। और हमने सर्वे कब हुआ है 23 से 24 इसकी बात कर ली है। अब घातक चीजें क्या है वो समझ लीजिए, कहाँ कहाँ हमारी कमी आ रही है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है कि देश में एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो हैं एक तो वो इंक्रीज हुई हैं, और ये लिखा है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बढ़े हैं और डुअल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड इंक्रीज्ड ओबेसिटी देखने को मिल रही है। ये जो पूरा पार्ट है ये हमें डिकोड करना है कि हमारी कमी किस क्षेत्र में है, हमारी कमी किस चीज़ में है, हमारी कमी किस क्षेत्र में है। तो मैं कमी आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ अलग से, जो कमी है चौथे नंबर पर लिख देता हूँ ब्लैक से, और वो है ट्रिपल बर्डन। यहाँ डबल बर्डन लिखा है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। और ये चीज सीधे मेंस में आएगी, कि ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए। अच्छा, इस पूरे आर्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ लीजिए। आज अगर आप मेंस को देखते हैं, अगर आप मेंस को समझते हैं, तो आज मेंस में हेल्थ एक ऐसा पैरामीटर है जो लगभग हर पेपर में आ रहा है। जीएस पेपर 1 में जब इंडियन सोसाइटी की बात होती है तो वहां पर ऑलरेडी थोड़ा सा हेल्थ का पार्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में हेल्थ कंसर्न्स को लेके क्वेश्चन बनता है। विमेन से रिलेटेड, विमेन और विमेन ऑर्गेनाइजेशन एक टॉपिक है, उसमें भी हेल्थ इंक्लूडेड रहता है, विमेन हेल्थ की बात होगी। ठीक है, जब पेपर 2 की बात होती है तो वहां पर तो हेल्थ सेक्टर अपने आप में एक सोशल सेक्टर का पार्ट है, तो वहां तो एज इट इज हेल्थ मेंशनड ही है। ठीक है, कि हेल्थ के क्षेत्र में हमने क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या हमारी चुनौतियां हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी होती है। और जीएस पेपर जो 3 का पार्ट है उसमें साइंस का भी पार्ट रहता है, उसमें फूड का भी पार्ट रहता है, उसमें एग्रीकल्चर का भी पार्ट रहता है, एनवायरनमेंट का भी पार्ट रहता है, पर इन सब में हेल्थ इंडिकेटर छुपे रहते हैं। जैसे फूड, हम लोग गलत तरह की जो हमारी डाइटरी हैबिट है उससे हमारी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो आज एक हेल्थ ऐसा पैरामीटर है जो अक्रॉस सभी पेपरों में लगभग जनरल स्टडीज में आ रहा है। ठीक है, तो यहां जो हमारी कमी है वो है ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन। मैं आपको इसको डिकोड करके बताऊंगा। ठीक है, फिर अगला जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि टोटल इंडिया टोटल फर्टिलिटी रेट हैज बीन स्टडी एट 2.0 which is just under the replacement rate of 2.1%। बहुत बढ़िया। तो फिफ्थ जो पॉइंट है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, तो यहाँ टीएफआर की बात हुई है कि हमारे देश का टीएफआर 2 है। कितना है जी? 2, नंबर 2, 2 नंबर याद रखना है, 2 है। ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गया है, 2.1 से कम है। ठीक है, अभी के लिए 5 पॉइंट को जरा एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं और फिर हम लोग बाकी का जो बचा हुआ आर्टिकल उसको एक बार डिकोड करेंगे। आइए क्विकली पहले इन पॉइंट पर समराइज कर लेते हैं कि इन पॉइंट से हमें प्रीलिम्स में कौन कौन से क्वेश्चन सीधे देखने को मिलेंगे। आइए चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ और फिर बाद में आगे का ये जो पार्ट है इसको एनालाइज करेंगे। लेट्स क्विकली एनालाइज दीज पॉइंट जो हमने मार्क करके रखे हैं कि कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला और सबसे सीधा क्वेश्चन तो ये बनता है कि एनएफएचएस अभी जो हमने कराया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 6th नंबर का है। तो ये कब हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये 23-24 में हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पोस्ट कोविड का पहला सर्वे है, पोस्ट कोविड का पहला सर्वे है, पोस्ट कोविड का पहला सर्वे है। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। और अब अगर ये छठा सर्वे है तो इससे पहले कितने हो चुके हैं? इससे पहले 5 सर्वे हो चुके हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा वो कैसे कैसे हुए हैं, उसका इतिहास क्या है, वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का बैकग्राउंड
क्या है वो हमें क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की शुरुआत होती है 1992-1993 से, 1992-1993 से। ठीक है, और इसको याद करने की कोई बहुत बड़ी विषय का वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि 92 हमें पता है ये हमारा साल है जब हमने एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे। पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड में हमने इसको शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की शुरुआत कब से करी है। हमने इसको एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ, जो हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो हमारे रिफॉर्म्स थे, जिनको हम एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसी के साथ हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। उसी पीरियड में हमने इसको शुरू किया है। ठीक है, तो ये सबसे पहला राउंड था, ये क्लियर है। और फिर 5 साल के गैप के बाद, 1998-1999 में हमने अपना दूसरा फैमिली हेल्थ सर्वे करवाया है। ठीक है, 5 साल का अंतराल है। 5 साल के अंतराल के बाद, 5 ईयर के गैप के बाद हमारा ये दूसरा हुआ। ये दूसरा आपको सीक्वेंस मैच द फॉलोइंग टाइप में आ सकता है, कब कब कौन से हेल्थ फैमिली सर्वे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद वाला भी आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके बाद वाले में भी लगभग 5 साल का अंतर है, इसके बाद वाले में भी लगभग 5 साल का अंतर है। तो वो 2005-06 में कराया है, वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3, वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, हालांकि एग्जाम के लिए इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है नहीं। जिन चीज़ों की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि ये कब कब हुए हैं। और जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2 में हमने डोमेस्टिक वायलेंस को भी कवर किया था हेल्थ के अलावा। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने 3 में HIV टेस्टिंग को फोकस किया है। ठीक है, तो हमने कुछ चीज़ों पर स्पेशली फोकस किया हुआ है, वो अलग अलग लिखे हुए हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए कि फैमिली हेल्थ सर्वे हमने कराए कब कब हैं। तो पहला हमने तुरंत 92-93 में पोस्ट लिबरल पीरियड में कराया। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा 98-99 में कराया। उसके बाद तीसरा हम लोगों ने 2005-06 में कराया। अब इसके बाद गड़बड़ होने की बहुत चांसेस हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अगला फैमिली हेल्थ सर्वे जो है उसमें 10 साल का गैप है, उसमें 10 ईयर्स का गैप है, उसमें 10 साल का गैप है। यहां पर हमें बहुत ज्यादा सावधान हो जाना है कि यहां पर 10 साल का गैप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 10 साल का गैप देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये 2015-16 में हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 कराया है। और ये वो पहला था जिसमें हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल के एस्टिमेट्स को इंक्लूड किया है। फर्स्ट टाइम, पहली बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर हम लोगों ने काम किया है। सबसे फंडामेंटल स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा ये काम किया गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है। ये एग्जैक्टली कोविड पीरियड के दौरान हुआ था। ये कोविड पीरियड, हमें पता है ना, कोविड-19 आया था, और कोविड-19 जो था हमारा वो 2019 से 21 के बीच में चला है। तो ये वाला सर्वे भी हमारा 2019 से 21 के बीच में चला है। और आखिरी जो चीज़ है वो है ये वाला जो लेटेस्ट हम पढ़ रहे हैं, ये पोस्ट कोविड सबसे पहला है 2023-24। ठीक है, तो क्विकली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे 6 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो चुके हैं। उसमें जो सबसे पहला हुआ है वो 92-93 में, जो दूसरा हुआ है वो 5 साल बाद 98-99 में, फिर उसके 5 साल बाद 2005-06 में, फिर 10 साल बाद 2015-16 में, फिर कोविड पीरियड के दौरान 19-20 से लेके 21 में, और फिर अभी जो लेटेस्ट वाला है ये 2023 और 24 में। ये सीधा क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बनता है। अच्छा, एक बड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन बन सकता है। अभी क्या हो रहा है, आप लोग देखेंगे जैसे पीसीएस है, ट्रिपल एससी में सबऑर्डिनेट सर्विसेज के एग्जाम हैं, यहाँ पर ना प्लानिंग कमीशन के क्वेश्चन आज भी आते हैं। तो प्लानिंग कमीशन या किस 5 ईयर प्लान में क्या चीज हुई है, ये अक्सर कर क्वेश्चन में पूछा जाता है ना। तो जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है 1951 से हमने देखा 56 तक चला, तो इसमें एग्रीकल्चर और इरिगेशन प्रोजेक्ट पे काम हुआ था, है ना। उसके बाद 56 से 61 दूसरा 5 ईयर प्लान, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पब्लिक सेक्टर में, यहाँ पर हम लोगों ने देखा प्लांट लगे थे। भिलाई का जो प्लांट था स्टील प्लांट वो बना, ठीक है, दुर्गापुर वाला स्टील प्लांट बना। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो काम है वो इस पीरियड में हुआ है। उसके बाद 61 से 66 जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, उसमें हम लोगों ने फूड सेल्फ सफिशिएंसी पे काम किया, हालांकि वो फेल हो गया। तो 66 से 69 हम लोगों ने प्लान हॉलीडेज रखे। उसके दौरान हम लोगों को पता है कि उस पीरियड में हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि फिर 69 से 74 हो गया आपका फोर्थ 5 ईयर जो प्लान था। 69 से 74 जो हो गया हमारा वो फोर्थ 5 ईयर प्लान था। इसमें हमने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया है। ठीक है, उसके बाद 74 से 78 हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, वो हमारा गरीबी हटाओ का नारा उसमें आया। फिर 78 से 80 जो था वो हमारे रोलिंग प्लान थे, क्योंकि जनता गवर्नमेंट आ गई थी और जो इंदिरा गांधी जी की जो गवर्नमेंट थी वो सत्ता से बाहर हो गई थी। फिर 80 से 85 जो था वो हमारा सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था। 85 से 90 जो था वो हमारा 7th 5 ईयर प्लान था। 91 और 92 ये 2 साल एनुअल प्लान थे, क्योंकि उस समय बीओपी क्राइसिस थी, हमारे देश में प्लानिंग नहीं हुई थी। तो अगर 7 प्लान हो चुके हैं तो क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से 5 ईयर प्लान से हम लोगों ने एनएफएचएस की शुरुआत करी है। सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, 8th 5 ईयर प्लान। 8th
8th 5 ईयर प्लान से हम लोगों ने 1992 से 97 तक जो 8th 5 ईयर प्लान चला है, फिर 97 से 2002 9th चला है, 2002 से 2007 10th चला है, 2007 से 2012 11th चला है, 2012 से 2017 12th चला है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना हमारे एग्जाम के लिए कि एनएफएचएस जो पहला है 1992-93 वाला, ये 8th 5 ईयर प्लान में हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है। सीधा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। देखिए अभी हमने मार्क किया था, तो ये वाला पार्ट हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, कैसे कैसे आया है, कब कब आया है, किस पीरियड में आया है। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और अगला कॉन्सेप्ट है पैरामीटर। अगला कॉन्सेप्ट है पैरामीटर। तो चाइल्ड हेल्थ को लेके हमने कुछ पैरामीटर रिपोर्ट में देखे हैं, और सीधे प्रीलिम्स में ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। और ये क्यों आएंगे मैं आपको बता देता हूं, ये क्यों आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। मैं हर चीज को डीपली एनालाइज करने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि इसी रिपोर्ट्स के छोटे छोटे टर्म्स को पूछा जा रहा है। जैसे आपने अभी भी देखा कि इस रिपोर्ट में यहां पर इस वाले पैराग्राफ में टोटल फर्टिलिटी रेट का जिक्र हुआ है। जो पैराग्राफ 5 है इसका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो पांचवा पैराग्राफ है उसकी लाइन टोटल फर्टिलिटी रेट से शुरू होती है। तो ये प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है। ये यूपीएससी ने 2024 में पूछ रखी है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, उसको भी हम क्वेश्चंस में एनालिसिस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये पूछा जा चुका है तो कल को चाइल्ड स्टंटिंग पूछी जाएगी, फिर चाइल्ड वेस्टिंग भी पूछी जा सकती है, अंडरवेट कैटेगरी पूछी जा सकती है। तो ना सिर्फ इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ये इंडिकेटर क्या चीजें शो करते हैं उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो आइए क्विकली चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है, एस का मतलब एस, स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है जब हाइट कम रह जाए। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, शॉर्ट, एस से स्टंटिंग, एस से शॉर्ट। तो जब अगर, अच्छा यहाँ चाइल्ड का मतलब है, मैं फिर बोल देता हूँ, चाइल्ड का मतलब है 0 से 5 साल। ठीक है, एज का जो गैप जो हमने बेंचमार्क रखा है वो 0 से 5 साल रखा है। तो चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब है कि बच्चे की हाइट कम है, बच्चे की हाइट कम है, किसके अनुपात में, उम्र के अनुपात में। तो बच्चे की एज के हिसाब से जितनी हाइट होनी चाहिए उतनी उसकी नहीं है, अगर कम है तो उसी चीज को बोलते हैं चाइल्ड स्टंटिंग, लो हाइट फॉर वेट, लो हाइट फॉर एज, लो हाइट फॉर एज। एज के अनुपात में, उम्र के हिसाब से, जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा है तो उसकी जितनी हाइट होनी चाहिए अगर उतनी नहीं है तो इसको हम बोलेंगे कि स्टंटेड है बच्चा। 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का, बच्चे की उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से उसकी हाइट अगर कम है तो इसको स्टंटिंग बोलते हैं। और ये क्या शो करता है वो समझ लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए, अगर बच्चे की ग्रोथ रुकी हुई है तभी उसकी हाइट नहीं पकड़ पा रही, तो ये जो चीज बच्चे की जीवन में हो रही है, उसके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो रही है, ये 1-2 दिन का विषय नहीं है। ऐसा नहीं कि वो एक दिन बीमार रहा है, या एक दिन उसे खाना नहीं मिला है इसलिए हुआ है, या 2-4 बार खाना नहीं मिला इसलिए हुआ है। ये हमेशा होता है जब लंबे समय तक बच्चा कुपोषण का शिकार है, उसे लंबे समय तक जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसे लंबे समय तक जो है बार बार इलनेस हो रही है। अगर ऐसी समस्याओं से वो जूझ रहा है तो वो बच्चा स्टंटेड होगा। तो ये मेडिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं क्रोनिक, इसको बोलते हैं क्रोनिक। क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे समय से बच्चा जो है वो अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है, उसको पोषण नहीं मिल रहा है, अंडर न्यूट्रिशन का शिकार है, उसको पोषण नहीं मिल रहा है, उसको जितनी कैलोरी मिलनी चाहिए, जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन मिलना चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। अच्छा, और दूसरी चीज साथ ही साथ ये है कि वो बच्चा रिपीटेड प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन से परेशान है। अब इसका क्या सेंस है वो समझिए। ये वाला जो पैरामीटर है इसमें इसका मतलब एस से एक शब्द होता है सैनिटेशन, एस से एक और शब्द होता है सैनिटेशन। सैनिटेशन का मतलब होता है जनरल क्लीनिनेस, हाइजीन की बात यहाँ हो रही है। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि हम सबको पता है, इसमें कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं जो आपको रटनी है। जब हम बीमार होते हैं, जब हमारी तबीयत खराब होती है तो नेचुरली हमारी बॉडी जो है उसकी डाइट कम हो जाती है, हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं वो एक तो वैसे ही कम हो जाता है, प्रॉपर हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती है। अक्सर कर इसलिए बुखार के टाइम पे शरीर कमजोरी फील करता है, और अक्सर कर हम देखते भी हैं कि अगर किसी इंसान को थोड़ी लंबी इलनेस हो गई है हफ्ते भर की तो उसका वेट भी गिर जाता है और वो खुद भी कमजोर फील करता है। अब अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, और यहाँ बार बार बीमारी का मतलब कोई ऑर्गन की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर बीमारी कैसी है जो सैनिटेशन की कमी की वजह से हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अनहाइजीनिक फूड, कंटेमिनेटेड वाटर जिसमें ऑलरेडी इन्फेस्टेशन है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रखा है, फंगल है, वायरल है। अगर बच्चा एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हो रहा है जहाँ पर हाइजीन और सैनिटेशन नहीं है, जहाँ प्रॉपर टॉयलेट्स नहीं है, जहाँ क्लीन वाटर नहीं है, जहाँ साफ सफाई नहीं है, तो वहाँ पर उसे बार बार इन्फेक्शन होंगे।
ठीक है, कभी किसी चीज़ का, कभी वायरल इन्फेक्शन, कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जितनी बार इन्फेक्शन होगा उसकी बॉडी न्यूट्रिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये दोनों चीज़ों का इंडिकेटर है कम सैनिटेशन और कम हाइट, शॉर्ट एंड सैनिटेशन, दोनों की प्रॉब्लम से स्टंटिंग होती है। ठीक है, तो लगातार देयर इज अ परसिस्टेंट लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, देयर इज प्रॉब्लम इन सैनिटेशन, ठीक है, देयर इज सिचुएशन लाइक डायरिया है, बच्चा लंबे समय से जूझ रहा है, माँ को प्रेगनेंसी के समय इन्फेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा बच्चा अगर चाइल्ड स्टंटेड है तो इससे ये पता चल जाता है कि बच्चा क्रोनिक इलनेस से सफर कर रहा है या क्रोनिक माल न्यूट्रिशन से सफर है। अगला जो कैटेगरी है वो है वेस्टिंग। यहां भी रटने की कोई जरूरत नहीं है, डब्ल्यू से होता है वेस्टिंग और डब्ल्यू से ही होता है वेट, डब्ल्यू से ही होता है वेट। तो यहां पर अगर बच्चे की वेट कम है, बच्चे का क्या कम है, वजन कम है, और वजन किसके अनुपात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां आपसे गलती हो सकती है। वजन जो है वो हम सभी को पता है दो तरह से कंपेयर हो सकता है। एक हो सकता है कि आपका वजन आपकी उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए, और आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। ठीक है, आपका वजन आपकी उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए और आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। तो ये जो वेस्टिंग वाला है, क्योंकि अभी हमने हाइट की बात करी है, ये हाइट के हिसाब से है। किसके हिसाब से है, हाइट के हिसाब से। ये ज्यादा एक्यूरेट होता है। ये कैसा होता है, एक्यूरेट। तो आपकी हाइट के हिसाब से आपका कितना वजन है उसको वेस्टिंग बोलते हैं। और यहाँ बच्चे की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बच्चा। तो यहाँ शिशु जो है वो 0 से 5 साल के बच्चे की यहाँ पर बात हम कर रहे हैं। तो उसकी जितनी हाइट है उसके हिसाब से अगर उसका वजन प्रॉपर नहीं है, कम है वजन, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग, उसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग। तो यहाँ चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब है लो वेट फॉर हाइट। तो सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि इस वाले पार्ट की डेफिनेशन क्या है। स्टंटिंग का मतलब लो हाइट फॉर एज, और वेस्टिंग का मतलब है लो वेट फॉर हाइट। वेट के हिसाब, जो हाइट के हिसाब से वेट होनी चाहिए वो यहाँ पर कम है। अब ये किस चीज का इंडिकेटर है, ये हमें इसके पीछे का अंडरलाइंग कॉज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मेडिकल साइंस में दो शब्द होते हैं, एक होता है क्रोनिक और एक होता है एक्यूट। क्रोनिक मतलब लंबे समय का, एक्यूट मतलब छोटे समय का। तो एक्यूट मतलब क्विकली, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उसकी वजह से लंबे समय में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्रोनिक कहलाएगी। पर आपने मान लीजिए कोई चीज गड़बड़ खा ली, ठीक है, और आपको एकदम बुखार हो गया या एकदम डायरिया हो गया, तो वो एक्यूट में आएगा। वो किस में आएगा, एक्यूट में। तो अक्सर कर वेस्टिंग जो होती है वो इंडिकेटर है एक्यूट माल न्यूट्रिशन का, शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि बच्चे को अभी हाल फिलहाल कुछ समय से खाना नहीं मिल रहा है, लंबे समय की इसकी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि फूड शॉर्टेज हो घर में, ठीक है, फैमिन हुआ हो, इकोनॉमिक शॉक हो कोई, मान लीजिए घर जो है, जो पूरा हाउस होल्ड है, वो इतना अर्न नहीं कर पा रहा कि सबको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, तो अक्सर कर ऐसे केसेस में, या फिर कोई सीवियर एकदम इन्फेक्शन या इलनेस हो गई है उस वजह से। कहने का मतलब क्या है कि अगर वेस्टिंग के इंडिकेटर्स को समझा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि कोई इमीडिएट, कोई बहुत एकदम एक्सट्रीम कॉज है जिसकी वजह से बच्चे का वजन कम हुआ है। ठीक है, अगर ये इमीडिएट है तो इसका सॉल्यूशन भी आप क्विकली कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में इसको ठीक किया जा सकता है। तो एक्यूट वाले का इलाज भी शॉर्ट टर्म होता है और क्रोनिक वाले का इलाज भी लॉन्ग टर्म होगा। ठीक है, तो जो स्टंटिंग का जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो धीमे धीमे लंबे समय में ठीक हो पाएगा। आपको सैनिटेशन पे काम करना पड़ेगा, आपको हाइजीन पे काम करना पड़ेगा, आपको धीमे धीमे लंबे समय तक न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको पूरा करना पड़ेगा। और वेस्टिंग जो है वो हो सकता है क्विकली किसी वजह से हुआ हो, तो आप थोड़े समय में भी इसको हील कर सकते हैं। आखिरी जो कैटेगरी है वो है अंडरवेट की, वो है अंडरवेट की। इसका मतलब क्या होता है, वेट कम है। अंडरवेट का मतलब क्लियरली लिखा ही हुआ है, वजन कम है, लेकिन किसके अनुपात में, उम्र के अनुपात में, हाइट के अनुपात में नहीं। यहीं पर गलती हो जाएगी प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में आप देखेंगे चाइल्ड अंडरवेट मींस लो वेट फॉर हाइट, और इसको सही कराएंगे। यहीं पर हमसे गलती हो जाएगी। लो वेट फॉर हाइट नहीं है, लो वेट फॉर एज है। लो वेट फॉर हाइट जो है उसको वेस्टिंग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वेस्टिंग बोलेंगे। तो यही गलती हमसे हो जाएगी एग्जाम में। और ये इंडिकेटर जनरल इंडिकेटर है, ये ध्यान रखिएगा। ये जनरल इंडिकेटर है किस चीज का, ये जनरल इंडिकेटर है पॉवर्टी का। यही बस इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये स्पेसिफिकली ये नहीं बताएगा कि एक्यूट है या क्रोनिक है। ठीक है, चाइल्ड का जो अंडरवेट होना है ये नहीं बताएगा कि क्रोनिक है या एक्यूट है। ये आपको ये बता देगा कि जनरली इस हाउस होल्ड की क्या कंडीशन है। अगर अंडरवेट कैटेगरी के बच्चे हैं कहीं पर, तो इससे क्लियरली पता चलता है कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, इसी वजह से ये बच्चा जो है कुपोषित है, इसका अंडरवेट कैटेगरी में है। तो मैं एक बार क्विकली समराइज कर लेता हूँ। रिपोर्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिपोर्ट में 3 ही पैरामीटर बच्चों के लिए लिखे थे। एक स्टंटिंग लिखा था, एक वेस्टिंग लिखा था और एक अंडरवेट लिखा था। हमने तीनों ही समझ लिए हैं। स्टंटिंग का मतलब है एस से
स्टंटिंग, एस से शॉर्ट, बच्चा हाइट में कम है। हाइट में कम है किसके हिसाब से? एज के हिसाब से उसकी हाइट कम है। और ये हो क्यों रहा है? ये लंबे समय में क्रोनिक लॉन्ग टर्म उसका जो न्यूट्रिशन की कमी है वो, और सैनिटेशन की कमी, एस से सैनिटेशन, इसकी वजह से उसे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हो रहे हैं। फिर बात आती है, यहाँ पर लिखा है वेस्टिंग की, तो डब्ल्यू से वेस्टिंग, डब्ल्यू से वेट, यानी कि उसका वेट कम है। लेकिन वेट किसके हिसाब से? अभी अभी हाइट नापी है, तो हाइट के हिसाब से उसका वेट कम है। और इसका मतलब है कि एक्यूट जो है अंडर न्यूट्रिशन है, शॉर्ट टर्म में उस बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उसको समस्या फेस करनी पड़ रही है। और आखिरी जो कैटेगरी है वो है अंडरवेट की। अब अंडरवेट का मतलब क्या है? अंडरवेट का मतलब है उसका वजन कम है, किसके हिसाब से? एज के हिसाब से, और ये जनरल इंडिकेटर है पॉवर्टी का। तो ये सारी बात हमने समझ ली। ये वाला भी कॉन्सेप्ट हमारा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा कवर हो जाता है चाइल्ड हेल्थ का, और ये तीनों ही पैरामीटर में हमने इंप्रूव किया है। तो यहाँ पर भी इंप्रूव किया है, मैटरनल हेल्थ में और चाइल्ड हेल्थ में भी हमने इंप्रूव किया है। तो अब हम अपनी कमियों की तरफ चलते हैं। अब हम अपनी कमियों की तरफ चलेंगे। हमारी कमी क्या थी? रिपोर्ट में लिखा है कि डबल बर्डन, मैं बोल रहा हूँ ट्रिपल बर्डन है, क्योंकि पहले भी कई रिपोर्ट में ट्रिपल बर्डन हाईलाइट किया है। तो डबल बर्डन और ट्रिपल बर्डन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, और उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में सीधे आएगा, डबल बर्डन और ट्रिपल बर्डन क्या है। तो आइए चलते हैं, डबल बर्डन और ट्रिपल बर्डन क्या है इसको समझ लेते हैं। तो आइए चलते हैं डबल बर्डन और ट्रिपल बर्डन की तरफ, ठीक है। और ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, ये हमारा मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये हमारा मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि ट्रिपल बर्डन या डबल बर्डन से आप क्या समझते हैं। पहले ध्यान से ये समझिए कि हम लोग किन इंडिकेटर्स में इंप्रूव कर गए हैं। तो हमारे भारत से जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट चीज जो बात है वो ये है कि आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ अनाज की शॉर्टेज थी, ठीक है। तो एक लंबे समय तक हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी दिक्कत रही है, स्पेशली वेट की जो प्रॉब्लम है कि अंडर वेट लोग रहे हैं, अंडर वेट, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता था इस वजह से, ठीक है, बच्चों में प्रॉपरली ग्रोथ नहीं देखने को मिली। तो इन पैरामीटर्स में तो कमी आ रही है, क्यों? क्योंकि आज हमारे पास फूड की सेल्फ सफिशिएंसी है, प्रोसेस्ड फूड है, कई तरह का स्पेशल बच्चों के लिए जो डाइट होनी चाहिए वो है हमारे पास, ठीक है। तो इन्फेंट फूड्स भी हैं, आज तो पूरा हमारे पास सुविधाएं हैं, तो अब इनमें कमी आ रही है, ठीक है। साथ ही साथ एक श्रेणी होती है जिसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब ऐसी डिसीजेस जो फैलती हैं पानी से, हवा से, कांटेक्ट से। अक्सर कर ये ऐसी डिसीज होती हैं जिनमें वेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मच्छर हो गए, गंदा पानी हो गया, ठीक है, दूषित हवा हो गई, तो इनसे ये फैलते हैं। तो अक्सर कर ये जो पैथोजन रिलेटेड, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जो जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स को स्प्रेड करते हैं, उनसे रिलेटेड जो बीमारियां थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि पहले सैनिटेशन और हाइजीन प्रॉपर नहीं था, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं थी, ओपन डिफिकेशन होता था। तो स्वच्छ भारत मिशन जब से आया है तब से इसमें कमी आई है, और हमने बहुत सारे इसमें काम किए हैं। तो इन पैरामीटर्स में भी हमारे यहाँ कमी आई है। टीकाकरण बढ़ा है, वैक्सीनेशन मिलता है, अब हर चीज़ का वैक्सीनेशन है, हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन है ना, हमारे पास प्रॉपर पोलियो का वैक्सीनेशन है। तो इन सब पैरामीटर्स में हमारी कमी आई है। पर ऐसा नहीं है कि सब चीज़ बड़ी अच्छी है। अगर हम आज देखें तो आज हम एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, और आज जो भारत है वो ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है। अब सबसे पहला इस शब्द में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन जैसे ही वर्ड आता है लोगों को लगता है इसका मतलब है खाना कम मिल रहा है, ना, इसका ये मतलब नहीं है। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कि जो न्यूट्रिशन होना चाहिए उसमें गड़बड़ है। अब गड़बड़ कैसी हो सकती है? गड़बड़ दोनों तरफ की हो सकती है। जैसे भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग का एक कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है कि हर चीज बीच में करो, मिडिल मार्ग, मिडिल पाथ। मतलब कहने का सेंस ये है कि कोई भी चीज हम अगर अपने आसपास देखें तो वो बैलेंस में अच्छी लगती है, ना जरूरत से ज्यादा ना जरूरत से कम, दोनों ही चीजें घातक हैं। आज बड़ा ट्रेंड चला है आजकल कि हम बहुत कम सोते हैं, हम ज्यादा काम कर रहे हैं, वर्कहोलिक हैं, कोई अच्छी बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में बड़ा खतरनाक होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप जरूरत से कम सो रहे हैं, 1-2 घंटा 2-3 घंटा सो रहे हैं, तो ये भी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर आप जरूरत से ज्यादा सो रहे हैं, 8 घंटे के ऊपर, जैसे 10 घंटे 12 घंटे सो रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। इसी तरह से आप कोई भी काम जरूरत से कम कर रहे हो या जरूरत से ज्यादा कर रहे हो, अब आजकल आप देख रहे हैं जैसे बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं या बहुत ज्यादा जिम कर रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा वो भी घातक है, और बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो वो भी घातक है। समझ में आ रही है? तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बोलता है कि ऐसे न्यूट्रिशन का है जो आप डाइट लेते हैं वो लिमिट से ज्यादा भी घातक है और लिमिट से कम भी घातक है। तो माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 3 कंडीशंस बनती हैं और तीनों ही इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें 3 कंडीशंस बनती हैं और तीनों ही इंडिया में जो है एग्जिस्ट करती हैं, और यही हमारे मेंस का क्वेश्चन आएगा, द 3 पिलर्स ऑफ माल न्यूट्रिशन या ट्रिपल बर्डन क्या है। इसका मतलब ये है कि हम अंडर न्यूट्रिशन को भी फेस कर रहे हैं,
हम ओवर न्यूट्रिशन को भी फेस कर रहे हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को भी फेस कर रहे हैं, ये तीनों कर रहे हैं। हालांकि इस रिपोर्ट में दो ही चीज़ों को फ्लैग किया गया है, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है, अब अंडर न्यूट्रिशन को एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, वो अभी हमने बात करी है वेस्टिंग, स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, ये तीनों टॉपिक हमने कर लिए हैं। ये तीनों टॉपिक यही बताते हैं कि जितना पोषण मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तभी हाइट कम है, वेट कम है और ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का रुका हुआ है, ये अंडर न्यूट्रिशन है। पर हमारी समस्या केवल यही नहीं है, ये तो हमारा कम हो रहा है, हमारी जो समस्या है वो है ओवर न्यूट्रिशन की। आज इंडिया इज द ओबेसिटी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया इज द एनसीडी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। आज हमारा देश पूरे विश्व में कैपिटल बन चुका है, केंद्र बन चुका है ओवर न्यूट्रिशन का या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का, जैसे कि ओबेसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा वेट है, ओवर वेट हैं आप। ओवर वेट की अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे ओबेसिटी की, हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी बनती है। कहने का मतलब ये कि जितना वेट होना चाहिए उससे कुछ ज्यादा है, अब उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाती है, तो एक ये कंडीशन हो जाती है, ओवर वेट है, ओबेसिटी है, ये ओवर न्यूट्रिशन में आएगा। रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज आप ले रहे हैं। दूसरा इसमें और क्या आता है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इसी में आ जाएगा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब हमारी जीवन शैली से जुड़ी जो बीमारियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जैसे आजकल जी रहे हैं, लैपटॉप मोबाइल पूरे दिन हम लोग सिटिंग पोजीशन में हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो ऐसे में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, सीवीडी, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और ये देखने में भी आ रहा है, इसको रटने का कोई विषय नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज हम लोगों के सामने ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं जहाँ पर हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर कॉमन इंस्टेंसेस होते जा रहे हैं, और यूथ में जो लोग बहुत यंग हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा एक एक्टिव, मतलब इनफैक्ट एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मली आपको देखने में लगेगा, बट उनके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम क्या है कि वो सीवीडी से सफ़र कर रहे हैं। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमारे देश में बहुत कॉमनली पनपती जा रही है। ठीक है, अच्छा, इसी के साथ साथ डायबिटीज, वी आर बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब ये क्यों है, अब हम अपने खाने में प्रोसेस्ड फूड बहुत खा रहे हैं, मैदा हो गई, ठीक है, चीनी हो गई, ठीक है, ये प्रोसेस्ड फूड जो है बहुत ज़्यादा हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और जब भी आप प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, डायबिटीज़ होने के, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। तो हम जो इंडियन पॉपुलेशन है वो अंडर न्यूट्रिशन को तो कम कर रही है वो, लेकिन अभी भी है, पर ये हम कैपिटल बनते जा रहे हैं ओवर न्यूट्रिशन के। तो इसको अगर ये दोनों की बात करें तो जो यहाँ पर हमने देखा था वो डबल बर्डन था, जो हमने, अगर हम अपनी रिपोर्ट की बात करें, न्यूज़ आर्टिकल की बात करें, तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ 4 में लिखा है कि सर्वे ने फ्लैग किया है दैट वी आर फेसिंग द डुअल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, डुअल बर्डन ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे रिपोर्ट में फ्लैग किया गया है। और अंडर न्यूट्रिशन का तो पार्ट हमें पता ही है, वेस्टिंग हो गई, स्टंटिंग हो गई, अंडरवेट हो गया। ओवर न्यूट्रिशन का क्या है, ओबेसिटी, डायबिटीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज या कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। तो ये फोर्थ पैराग्राफ भी हमने अपना एक्सप्लेन कर लिया है, ये वाला पार्ट भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है, डुअल बर्डन वाला। अब इसमें ट्रिपल बर्डन कॉन्सेप्ट क्या था इसमें ट्रिपल बर्डन कॉन्सेप्ट क्या था वो और समझ लेते हैं। ये और एक एडिशनल है जो और कई रिपोर्ट्स में फ्लैग किया जाता है कि हमारी पॉपुलेशन में आपको लगेगा कई बार कि इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, उसका हाइट, वेट, सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, वो न्यूट्रिशन भी प्रॉपर ले रहा है, एक्सरसाइज भी प्रॉपर कर रहा है, पर तब भी उसके अंदर एक कमी है और उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अब ये क्या है, देखिए हमारे डाइट में 3 तो मेजर न्यूट्रिएंट हैं जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन बोलेंगे, ये तो मेजर न्यूट्रिएंट हैं, ये हम सब खाते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर कैलोरी रिक्वायरमेंट ठीक है, हम प्रॉपर खा रहे हैं, तो ना वजन ज़्यादा आएगा ना वजन कम आएगा, हम बिल्कुल फिट दिखेंगे। पर इसके अलावा कुछ और 2 कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो आपको डाइट में मेजरली तो नहीं चाहिए, पर उनके बिना आपकी बॉडी, उसके फंक्शंस बिल्कुल भी सही से परफॉर्म नहीं हो सकते। अगर आप उनको कम कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी रहेगी, कोई ना कोई डिसीज उत्पन्न होगी, और उनको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। और इसमें 2 कैटेगरी की चीज़ें आती हैं, वाइटामिन्स आते हैं, आपके वाइटामिन्स आते हैं, और आपके मिनरल्स आते हैं, तो ये बड़ी कॉमन चीज़ है, आप सबको पता होगी। आज की डेट में हमारे देश की आधी जो जनता है वो एनीमिक है, आयरन की कमी है, और आयरन क्या है, आयरन एक मिनरल है, हमारी आधी जनता में मिनरल की कमी है। हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है।
तो हमारे देश में विटामिन एंड मिनरल्स ये दोनों ही डेफिशिएंट है काफ़ी लोगों में, और यही हमारी देश का तीसरा बर्डन है माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन ए का कम होना, आयरन का कम होना, जिंक का कम होना, आयोडीन का कम होना। हम सब कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट, क्यों किया है आयोडीन का फोर्टिफिकेशन उसमें? इसीलिए किया है ताकि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को ठीक किया जा सके। आप लोगों ने एक और वर्ड सुना होगा, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस मतलब राइस में हम लोगों ने जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए उसमें बीटा कैरोटीन का फोर्टिफिकेशन किया है। ठीक है, तो हम लोग अक्सर कर ये देखते हैं कि ये विटामिन और मिनरल की कमी होती है, इससे वेट तो आपका रिड्यूस नहीं होगा, पर आपको कोई ना कोई इनहेरेंट हेल्थ कंडीशन बनी रहेगी, और इसी को हम अपना तीसरा बर्डन बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ये मेंस का हमारा अगला कॉन्सेप्ट हो गया। तो आइए क्विकली एक बार रिपोर्ट पर चलते हैं, और रिपोर्ट में देखते हैं कौन कौन से पार्ट हमने कर लिए हैं। हम लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर लिया, हम लोगों ने वेस्टिंग, स्टंटिंग और अंडरवेट कर लिया, हम लोगों ने ट्रिपल बर्डन या डुअल बर्डन दोनों को डिस्कस कर लिया। अगला हमारा 5th पैराग्राफ है टोटल फर्टिलिटी रेट। ये एग्जैक्टली यूपीएससी में 2024 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने नोट कर रखा है, यहाँ पर देखो ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया। अब अगला 5th जो पॉइंट है वो है टोटल फर्टिलिटी रेट, तो आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा क्वेश्चन था ये, तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में 24 में क्वेश्चन पूछा है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। देखिए सीधे सीधे पूछा है टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, जिसको प्रजनन दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रजनन दर। और ये नंबर होता है, ये परसेंटेज नहीं होती है, ये कोई परसेंटेज नहीं है, ये नंबर होता है। तो ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न, सॉरी ये बॉर्न होगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन अ ईयर। तो अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन अ पॉपुलेशन पर ईयर, तो ये तो परसेंटेज जैसी बात हो गई, ये तो हो नहीं सकता। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन देयर लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, द बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो ये भी परसेंटेज वाली बात हो गई, रेट की बात हो रही, रेट नहीं है ये, ठीक है, ये भी नहीं होगा। फोर्थ, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ अ वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ देयर चाइल्ड बियरिंग एज। यही इसका आंसर है, बिल्कुल सही, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। आंसर है इसका कि एक महिला औसतन एट एन एवरेज, एवरेज की बात हुई है, अपने चाइल्ड बियरिंग एजेस में, चाइल्ड बियरिंग एजेस का मतलब ये है कि जब वो एक्टिवली मेंस्ट्रुएटिंग है, मींस लगभग हम बोल सकते हैं जब वो मेजॉरिटी उसने हासिल करी है, जब वो अडल्ट है 18 साल से लेके जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होती है, तब तक जो उसकी चाइल्ड बियरिंग एजेस है, इस ड्यूरेशन में वो लगभग एट एन एवरेज कितने बच्चों को जन्म दे रही है, इसी को प्रजनन दर या फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। एक महिला अपने जीवन काल में चाइल्ड बियरिंग एजेस में कितने बच्चों को जन्म देती है एट एन एवरेज देश में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? फर्टिलिटी रेट बोल रहे हैं। अब कमाल की बात देखिए, यही टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश की, टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे देश की इस रिपोर्ट के हिसाब से, इस रिपोर्ट के हिसाब से 2 है, 2.0 है। मतलब आज औसतन भारत में एक महिला जो है वो 2 बच्चों को जन्म दे रही हैं अपने जीवन काल में, ठीक है। अब कमाल की बात क्या है कि ये कम हुआ है, ये कम हुआ है पहले से। और एक शब्द और आएगा अगले सालों में कि रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है। तो रिप्लेसमेंट रेट पहले जान लो, वो 2.1 होता है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? 2.1 होता है। अब 0.1 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर इसको बड़े स्केल पर देखेंगे तो आप समझ में आएगा। तो 2.1 का मतलब ये है कि लगभग एट एन एवरेज एक महिला 2.1 बच्चे, अब 2.1 का मतलब ये है कि हर 10वीं महिला जो है 3 बच्चों को जन्म देगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिप्लेसमेंट रेट था वो 2.1 है अभी भी, पर हमारी कितनी हो चुकी? 2। यानी कि इसका मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट रेट वो रेट होता है जब पॉपुलेशन अपने आप को मेंटेन करेगी, पॉपुलेशन अपने आप को मेंटेन करेगी, पॉपुलेशन अपने आप को मेंटेन करेगी, एग्जैक्टली मेंटेन करी रहेगी। मतलब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आज जनरेशन में 100 लोग हैं और रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 है, और अगर इसी पॉपुलेशन का फर्टिलिटी रेट भी 2.1 है, इक्वल है दोनों, तो इसका मतलब अगली जनरेशन में भी जो है वो 100 लोग बचेंगे। समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका टीएफआर कम हो जाता है रिप्लेसमेंट रेट से, तो पॉपुलेशन में क्या आएगा? डिक्लाइन आएगा। और अगर आपका टीएफआर इंक्रीज हो जाता है रिप्लेसमेंट रेट से, तो आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो अभी क्योंकि हमारा टीएफआर कम हो चुका है, हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से कम हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में, कुछ सालों में धीमे धीमे भारत की पॉपुलेशन में गिरावट देखी जानी चाहिए, अगर ये मेंटेन रहता है तो, ठीक है। तो हमारा इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं, टीएफआर और आरआर। तो टीएफआर पूछा जा चुका है ऑलरेडी, जो आज हमने देखा रिपोर्ट में कितना है,
2 है, और रिप्लेसमेंट रेट कितना होता है भारत का? 2.1 है, जो यहाँ रिपोर्ट में लिखा भी है। जो हमारी पॉपुलेशन का रिप्लेसमेंट रेट है वो 2.1 है, वो 2.1 है। देखिए 2.1% है, यानी कि लगभग औसतन 2.1 होना चाहिए, वो इतना नहीं है, उससे कम हो चुका है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि आने वाले सालों में पॉपुलेशन अब कम होगी। तो ये वाला सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने इस रिपोर्ट के कुछ अंतिम पड़ाव की तरफ। यहाँ पर लिखा है और चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लिखी हैं कि वो लिखा है कि मैटरनल हेल्थ में बहुत इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है, जैसे कि महिलाओं की एंटीनेटल केयर जो है वो उनको रिसीव हो रही है। एंटीनेटल, ये वर्ड याद रखना है, एंटीनेटल, बस इसका मतलब पता होना चाहिए। एंटीनेटल का मतलब होता है डिलीवरी से पहले, मीन्स जब जिस टाइम पे, जिस ड्यूरेशन में वो मदर प्रेग्नेंट है, यानी कि 1 से लेके 9 महीने तक का ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो मदर को हेल्थ की जरूरत होती है उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर, उसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर, मतलब बर्थ से पहले वाली, गर्भावस्था के दौरान वाली, जैसे कि अलग अलग ट्राइमेस्टर में। तो WHO बताता है कि टोटल 8 मीटिंग्स होनी चाहिए, 8 बार हेल्थ केयर मिलनी चाहिए एंटीनेटल पीरियड में एक महिला को, एक गर्भवती महिला को, ठीक है। तो वो हमारे देश में मिल रही है, यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा मदर्स आर रिसीविंग एटलीस्ट 4 एंटीनेटल केयर, उनकी साइज में इंक्रीमेंट हुआ है। एंड उसके आगे ये लिखा है कि मदर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। ये पूरा पैराग्राफ मैटरनल हेल्थ पर है, एज इट इज क्लियर है, ठीक है। पर अब मैं आपको जिस सेगमेंट की तरफ लेके चल रहा हूँ, जो आखिरी पैराग्राफ हैं उनकी तरफ लेके चल रहा हूँ, वो हमारे लिए सबसे चिंताजनक है। मैं अगर मानूं, अगर आप मेरी पर्सनल राय पूछें और पूछें इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो ये सारी चीज़ें तो देखिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे कि स्टंटिंग क्या है, वेस्टिंग क्या है, अंडरवेट क्या है, कौन कौन से NFHS हो चुके हैं, कब कब हुए हैं, ठीक है, और रिप्लेसमेंट रेट क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। पर अगर मैं बोलूँ चिंता का विषय क्या है, तो मेरे लिए चिंता का विषय मैं देखता हूँ ये वाला पैराग्राफ है, और ये बड़ा प्रैक्टिकल है जो हम आज अपने आसपास देख पा रहे हैं। ये पैराग्राफ ये बोल रहा है कि इन इंडिया सिजेरियन सेक्शन डिलीवरीज हैज इंक्रीज शार्पली फ्रॉम 21.5% टू 27.2%। हम सबको पता है कि जो माँ गर्भावस्था में है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, आफ्टर द एंटायर पीरियड ऑफ 9 मंथ, जब डिलीवरी का पीरियड आता है तो 2 कंडीशंस बनती हैं। या तो एक होती है नेचुरल डिलीवरी होगी जिसमें किसी सर्जरी की जरूरत नहीं होती, और डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए एक सर्जरी होती है जिसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, जिसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है, जिसको सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, जिसे सिजेरियन सेक्शन बोलते हैं, सी सेक्शन बोलते हैं, शॉर्ट में हम लोग उसे सी सेक्शन बोल देते हैं। उसमें कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है, 21.5 से 27.8 दी गई है। अब ये चिंता का विषय तो जनरली है, ये आप मेंस में कोट कर सकते हैं, और ये कोई अनोखी बात नहीं है, आप अपने आसपास देख लीजिए, ठीक है। मैं मेडिकल फैटर्निटी और पूरी जो अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटी है, इंडस्ट्री है, उसकी बहुत रेस्पेक्ट रखता हूँ, उन्हीं की वजह से हम सब जिंदा भी हैं। पर आप सब अपने आसपास एक फैक्टर देख पाएंगे, हर कोई नहीं पर कुछ, हर जगह आपको नोटिस करने को मिलेगा कि पहले से ही मदर को डरा दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो मैटरनल इस कंडीशन में है, उसको लैक्टेटिंग कंडीशन में है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो गर्भावस्था में है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, कि कोई प्रॉब्लम है बच्चे में, बच्चे की हेल्थ को रिस्क है, आपकी हेल्थ को जो है रिस्क है, और अक्सर कर ये कह के सिजेरियन सेक्शंस कराए जाते हैं। ये इसीलिए भी बहुत चिंताजनक है क्योंकि इसी रिपोर्ट में लिखा है कि हमारे देश के अर्बन एरियाज में सिजेरियन सेक्शन 40% है। मतलब अगर 100 डिलीवरी शहरों में हो रही है तो 40 जो है वो सर्जरी से हो रही हैं, 40 जो है वो सर्जरी से हो रही हैं। अब मैं पर्सनली क्यों इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने दम पर ये नहीं बोल रहा हूं, मैं हेल्थ एक्सपर्ट की राय की वजह से एक बात बोल रहा हूं। इसी रिपोर्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि WHO का स्टैंडर्ड क्या है, ये बताइए। WHO का स्टैंडर्ड पूछा जाएगा एग्जाम में कि सी सेक्शन को लेके WHO का स्टैंडर्ड क्या है, ये बताइए। और जब ये क्वेश्चन आएगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी। खुद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बोलती है कि एक हेल्दी पॉपुलेशन में जो सी सेक्शन का रेट हो सकता है वो केवल 10 से 15% के बीच में हो सकता है। मार्क कर लीजिए, ये एग्जाम में आएगा 10 से 15%। यानी कि अगर 100 प्रेगनेंसीज हैं और 100 डिलीवरी हो रही हैं तो मिनिमम 10 में सी सेक्शन होना चाहिए और मैक्सिमम 15 में होना चाहिए। 10 से 15 के बीच में ही सी सेक्शन होने चाहिए। अगर इससे कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, या प्रॉपर जो माँ है उसे इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। और अगर 15 से ज्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एब नॉर्मली ज्यादा डिलीवरीज करवा रहे हैं आर्टिफिशियली। कहने का मतलब क्या है कि लालच की वजह से या कुछ और कारणों की वजह से हम
प्रॉपर हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि केवल 10 से 15% सी सेक्शन होने चाहिए, ना 10 से कम ना 15 से ज्यादा, वही गोल्डन मीन वाला फॉर्मूला, ना ओवर ना अंडर। हमारे यहाँ कितने हो रहे हैं? 27%, और शहरों में तो इवन 40%। और कमाल की बात बता दूं मैं, ग्लोबल एवरेज 21% है। ग्लोबल एवरेज 21% है, मतलब हमारे देश में पूरी दुनिया से ज्यादा, पूरी दुनिया में जितना औसतन सी सेक्शन हो रहा है उससे ज्यादा हमारे देश में होते हैं। हमारे देश में 27% पर हो रहे हैं, दुनिया में 21% पर, और इवन शहरों में तो माने 40% सी सेक्शन हो रहे हैं। तो ये मैं मानता हूं इस रिपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्जाम में 3 चीजें आएंगी। हमारे यहाँ कितना होता है? हमारे यहाँ 27% है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 के अनुसार। पहले कितना था? 21% था पहले एवरेज, अभी ग्लोबल एवरेज भी 21% है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितना मार्क करता है? 10 से 15%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और अब मैं आपको अंतिम की तरफ लेके चलूंगा। अंतिम जो है वो ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमसे कमी क्या हो जाएगी? देखिए ध्यान रखिएगा, अक्सर कर रिपोर्ट्स के इंस्टीट्यूशन पूछे जाते हैं कि इन रिपोर्ट को कौन पब्लिश कर रहा है। तो क्योंकि विमेन एंड चाइल्ड पर भी बहुत फोकस है, तो आप इसको ये मत करिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो है उस पर, उस वाली मिनिस्ट्री जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वो नहीं है इसकी मिनिस्ट्री। इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ मिनिस्ट्री इसको रिलीज करती है, रिपोर्ट को वही इसको करवाती है। ऑब्वियस भी है, यहाँ गलती होने की चांसेस थोड़ा कम है। पर ध्यान रखना ये इकलौता संस्थान नहीं है, ये जिसके साथ मिलके इसको करवाता है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, जिसके बिना ये पूरा जो जो हमारा सेगमेंट है ये अधूरा बना रहेगा, और एग्जाम में यहां पर गड़बड़ हो सकती है। अंतिम जो एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज है वो ये आएगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, दिस इज गोइंग टू कम इन एग्जामिनेशन। ये वो संस्थान है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ मिलके नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कंडक्ट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये मत कराइएगा, ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, लेकिन इकलौता संस्थान नहीं है, ये आईआईपीएस के साथ मिलकर इसको कराता है। तो कल को सीधे आईआईपीएस, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, यहां तक कि केवल मिनिस्ट्री ही नहीं पूछी जाती है, ये भी पूछा जाता है कि ये क्या काम करता है, इसका मेजर फंक्शन क्या है, ये भी अब पूछा जा रहा है। पिछले 2 प्रीलिम से 25 और 26 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ और कोई है डिफेंस, उसके संस्थान पूछे जाते हैं, उसके अंतर्गत आने वाले संस्थान पूछे जाते हैं, उनके हेड पूछे जा रहे हैं कौन है, और इवन उनके क्या फंक्शंस है ये तक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आईआईपीएस क्या है, ये हालांकि आती तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ काम कर रही है, पर ये एक ऑटोनॉमस संस्थान है, ये स्वायत्ता रखती है, ये खुद से काम करती है। यानी कि इसका जो हेड होगा वो कोई एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, वो कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नहीं होगा, और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट। ये अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है जो हमारे साथ एक रिसर्च का काम करती है, ये एक इंस्टीट्यूट है। यानी कि ये कोई कॉमर्शियल एंटिटी या ये कोई हम बोल सकते हैं कि एनजीओ नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। ये क्या है? यूनिवर्सिटी है अंडर द यूजीसी एक्ट। ये 1956 में 3 संस्थाओं के द्वारा बनाई गई थी, एक तो टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन। यानी कि तीन संस्थान मिलकर इसको बना रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाटा ट्रस्ट प्लस यूएन, इसीलिए वर्ड इंटरनेशनल लगा है, इसलिए वर्ड इंटरनेशनल लगा है। तो 3 संस्थाओं के सहयोग से 1956 में यानी कि ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात हो रही है, हम सबको पता भी है यूजीसी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बना था। ठीक है, तो ये उसमें, और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा? नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यहाँ लिख भी दिया है। और इसकी लोकेशन, आखिरी टॉपिक है, लोकेशन आखिरी पॉइंट है, मुंबई है, याद रखिएगा। इसका सेंटर न्यू दिल्ली नहीं है, इसका सेंटर पुणे नहीं है, इसका सेंटर और कोई जगह जैसे बैंगलोर या चेन्नई या कोलकाता नहीं है, इसका सेंटर क्या है? इसका सेंटर है मुंबई।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे वीडियो का। दो चीजें याद रखिएगा, सिजेरियन सी सेक्शन का जो WHO का लिमिट है निश्चित आएगा 10 से 15%, यही अलाउड है। और IIPS जो है वो एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मुंबई में लोकेटेड है, 1956 में बनाया गया टाटा ट्रस्ट, यूनाइटेड नेशंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करता है, और ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है अंडर द यूजीसी सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट। मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक ने आप सबको कुछ नए इंसाइट्स दिए होंगे, और मेरा वादा है आपसे कि इस टॉपिक में जितना भी प्रीलिम्स में आ सकता था वो सारा हमने डिकोड किया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिकोड किया हुआ है, प्लस मेंस के लिए भी जो वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हैं उनको भी हमने यहां पर नोटिस किया है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिए सेंटर फॉर एम्बिशन की इस करंट अफेयर सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।